हेलो गाइस, वेलकम टू फिजियो विज्ञान। आज से हम पढ़ने जा रहे हैं अल्ट्रासाउंड के बारे में, जिसमें कि हम सबसे पहले तो थ्योरी पढ़ेंगे कि अल्ट्रासाउंड क्या होता है, उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, प्रोड्यूस कैसे होता है, ठीक है। और उसके बाद फिर हम प्रैक्टिकली देखेंगे मशीन पे कि अल्ट्रासाउंड को अप्लाई कैसे करते हैं, मशीन को हैंडल कैसे करते हैं, ठीक है। तो अब हम शुरू करेंगे थेराप्यूटिक अल्ट्रासाउंड के बारे में। अल्ट्रासाउंड वेव्स क्या होती हैं? ये मैकेनिकल वाइब्रेशंस होती हैं जो कि हमारी ह्यूमन हियरिंग रेंज से ज़्यादा की होती हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी ऑडिबल साउंड कितना होता है? 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक का, ठीक है। उससे ऊंचा, उससे ज़्यादा, जो 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा की साउंड वेव्स होती हैं उनको अल्ट्रासाउंड बोलते हैं, और 20 हर्ट्ज से नीचे को इंफ्रासाउंड बोलते हैं, ठीक है। तो जो ज़्यादा की मैकेनिकल वेव्स प्रोड्यूस होती हैं वो अल्ट्रासाउंड होती हैं, जिसको कि हम थेराप्यूटिक यूजेस में यूज़ करते हैं, राइट। तो ये क्या है? सीरीज ऑफ मैकेनिकल कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस में ट्रैवल करती हैं। लॉन्जिट्यूडनल वेव होती है। अब आपको दिखाते हैं कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शंस क्या होते हैं। इट इज समथिंग लाइक दिस, मतलब लॉन्गिट्यूडनल वेव है, मतलब कि एक डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी। तो कैसे होता है ये, ठीक है। ये पास पास है वेव्स, दिस इज कंप्रेशन, ओके। फिर अब यहाँ क्या होगा, थोड़ा दूर दूर, दिस इज योर रेयरफैक्शन। फिर यहाँ पे बीच में फिर से पास पास ऐसे आ जाएंगी, दिस इज कंप्रेशन, और ये रेयरफैक्शन, ठीक है। ये रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन। तो इस फॉर्म में हमारी साउंड वेव्स जो है वो ट्रैवल करती हैं। इनको लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी बोला जाता है, ठीक। ये तो साउंड वेव्स हो गई। अब हम देखते हैं कि इसका प्रोडक्शन कैसे होता है, साउंड वेव्स का, या थेराप्यूटिक अल्ट्रासाउंड का प्रोडक्शन कैसे होता है। पहले तो फिनोमेना जानते हैं कि किस प्रिंसिपल पे हमारी मशीन वर्क करती है, ठीक है। दो प्रिंसिपल्स होते हैं, एक होता है हमारा पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और एक होता है रिवर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सबसे पहले देखते हैं कि पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। मान लीजिए कि एक कोई क्वार्ट्ज क्रिस्टल है, ठीक। इस पर अगर मैं कंटिन्यूअसली, मान लीजिए ये क्रिस्टल है, इस पर मैं कंटिन्यूअसली टैप करूंगी, या कोई भी मैकेनिकल वाइब्रेशन अगर मैं इस क्रिस्टल पे देती हूँ, तो ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या इलेक्ट्रिकल फोर्स को जनरेट करता है, ठीक है। मैकेनिकल वाइब्रेशन देने की वजह से इलेक्ट्रिकल साउंड प्रोड्यूस होना या ईएमएफ फोर्स प्रोड्यूस होने को हम क्या कहते हैं? पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। साउंड वेव या अल्ट्रासाउंड मशीन जो है ये किस प्रिंसिपल पे काम करती है? रिवर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब कि हम क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिकल फोर्स दे करके क्वार्ट्ज क्रिस्टल पे से मैकेनिकल वेव्स को प्रोड्यूस कराते हैं, ठीक है। इसका जस्ट उल्टा, मतलब पीजो इलेक्ट्रिक में क्या हो रहा था कि मैकेनिकल फोर्स अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फोर्स बना रहे थे, है ना। लेकिन रिवर्स में क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल फोर्स अप्लाई करके मैकेनिकल वेव्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। इस पर बेस्ड होती है हमारी अल्ट्रासाउंड की प्रोडक्शन, राइट। क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्या होते हैं? ये ऐसे क्रिस्टल होते हैं या ऐसी मेटालिक प्लेट्स होती हैं जिनमें ऐसी की इनेट प्रॉपर्टीज होती हैं कि वो ईएमएफ प्रोड्यूस कर सकें या वेव्स प्रोड्यूस कर सकें, ठीक है। तो कॉमनली बेरियम टाइटेनेट या लीड जिरकोनेट टाइटेनेट का यूज़ किया जाता है अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करने के लिए। अब कुछ इस तरह का जो ये डायग्राम आप देख रहे हैं, कुछ इस तरह का हमारा अल्ट्रासाउंड की मशीन होती है अंदर से। ये बेसिक कंपोनेंट्स या पार्ट्स होते हैं, ठीक है। पहली चीज़ तो हमको क्या चाहिए, एक हाई फ्रीक्वेंसी करंट का सोर्स चाहिए, जिससे कि हम क्या करेंगे, रिवर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या पड़ा कि क्रिस्टल पे ईएमएफ डालेंगे और उसकी वजह से क्या होगा, वेव्स बनेंगी, ठीक है। तो हमको सोर्स चाहिए इलेक्ट्रिकल फोर्स का। इलेक्ट्रिकल फोर्स को कन्वे करने के लिए नॉर्मल वेव्स से नहीं होता, तो बहुत सारी लाइंस को जोड़ करके एक कोएक्सियल, जिसका एक्सिस सेम है, कोएक्सियल केबल बनाई जाती है। मोटी वाली केबल होती है, तो उससे ये ट्रांसफ़र किया जाता है किसमें, हमारे ट्रांसड्यूसर हेड में। जो आप हेड देखते हैं जिसको कि हम रोटेट करते हैं या अप्लाई करते हैं पेशेंट के ऊपर, उस हेड में। अब उस हेड में क्या होता है, ठीक है, उस हेड के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, एक तो लिंक इलेक्ट्रोड होता है जिसपे कि आपकी कोएक्सियल केबल जाकर के लिंक करती है, राइट। ये आपका ट्रांसड्यूसर हेड है, इसमें लिंक इलेक्ट्रोड हुआ। लिंक इलेक्ट्रोड के जस्ट कनेक्टेड रहती है हमारी क्वार्ट्ज क्रिस्टल। कौन से क्रिस्टल? जिनमें की प्रॉपर्टीज होती हैं कि वो इलेक्ट्रिक से मैकेनिकल फोर्स जनरेट कर पाए या मैकेनिकल से इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट कर पाए, ठीक है। तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल की एक प्लेट लगी रहेगी यहाँ पे, ठीक है, लिंक इलेक्ट्रोड के साथ। तो हमारा इलेक्ट्रिकल फोर्स कहाँ से कहाँ जा रहा है, डायरेक्ट हमारे कोएक्सियल केबल से लिंक इलेक्ट्रोड के थ्रू हमारी क्वार्ट्ज क्रिस्टल तक जा रहा है। अब यहाँ पर क्वार्ट्ज क्रिस्टल के थ्रू इलेक्ट्रिकल फोर्स कन्वर्ट होता है मैकेनिकल फोर्स में, ठीक है, जो कि फिर वो वेव्स, मैकेनिकल वेव्स टकराती हैं हमारी मेटल की फ्रंट प्लेट से। जो आपका ट्रांसड्यूसर हेड का कवरिंग रहता है वो मेटल की फ्रंट प्लेट होती है। अब जब मैकेनिकल वेव्स उस मेटल प्लेट से
टकराएंगी उसकी वजह से क्या होगा, अल्ट्रासाउंड वेव्स प्रोड्यूस होंगी, जो कि हमें सुनाई देती, कुछ भी फील नहीं होता, लेकिन वेव्स प्रोड्यूस होती हैं जो आपकी बॉडी में जाकर के हीलिंग प्रोड्यूस करती हैं। जाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अल्ट्रासाउंड पे। मेजरली इसकी दो प्रॉपर्टीज होती हैं एज अ वेव। पहली चीज होती है अब्जॉर्प्शन, दूसरी चीज होती है अटेन्यूएशन, जो कि अब्जॉर्प्शन का ही एक काइंड है। ठीक है, अब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि क्या हुआ, हमारी काइनेटिक एनर्जी, क्यों, क्योंकि मूवमेंट हो रही है। ठीक है, मूवमेंट हो रही है तो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जब किसी भी मटेरियल से टकराती है, ठीक है, हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट से टकराएगी तो वो क्या करेगी, हीट में कन्वर्ट होगी। ठीक है, तो जो मैकेनिकल वेव्स या अल्ट्रासाउंड वेव्स हमारी बॉडी में जा रही हैं वो बॉडी में आके बॉडी पार्ट से टकरा करके हीट प्रोड्यूस करती हैं अंदर, राइट। तो ये इसका इफेक्ट है। अब इसके थ्रू कितना एनर्जी लॉस हो जाता है, ऑलमोस्ट 60 to 80% एनर्जी लॉस अब्जॉर्प्शन की वजह से हो जाता है। मतलब कि जितना ज़्यादा दूर, मतलब ये आपका ट्रांसड्यूसर हेड है, यहाँ से आपकी वेव्स निकल रही हैं, जितना ज़्यादा दूर जाएंगी, क्योंकि अब मान लो हम बॉडी कॉन्टैक्ट साथ में रखते हैं ना, ये हमारा बॉडी पार्ट है, टच करा के लगाते हैं अल्ट्रासाउंड। ठीक, अब यहाँ से जितना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ेगा उतना ज़्यादा आपकी बॉडी के पार्ट्स के कांटेक्ट में आएगी वेव्स, और उतना ही ज़्यादा अब्जॉर्ब यहाँ हो गई, अब्जॉर्ब यहाँ हो गई, यहाँ हो गई, अब्जॉर्प्शन होता चला जाएगा। तो मतलब जितना ज़्यादा डिस्टेंस वेव का बढ़ेगा सोर्स से, उतना ही अब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। ठीक है, अब्जॉर्प्शन भी और एनर्जी भी हमारी डिक्रीज हो जाएगी। मतलब यहाँ तक आते तक इसकी एनर्जी बहुत कम हो चुकी होगी, यहाँ पे ज़्यादा होगी। इसी चीज़ में हम एक और चीज़ देखते हैं कि ये चलिए हमारा ट्रांसड्यूसर हेड है, ये बॉडी पार्ट है, कांटेक्ट में है, यहाँ से जो वेव निकली, ठीक है, कुछ एक एरिया तक जहाँ तक वो वेव्स अब्जॉर्ब हो रही हैं उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, फ्रेस्नेल जोन। ठीक है, फ्रेस्नेल जोन, इसको हम नियर जोन भी कहते हैं। नियर जोन इज जो कि हमारी बॉडी पार्ट के पास तक रहता है, जहाँ पर थेराप्यूटिक, जिस एरिया तक होता है थेराप्यूटिक इफेक्ट। ठीक है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा कांटेक्ट में रखते हैं हेड, ट्रांसड्यूसर हेड को अपनी बॉडी से, तो नियर जोन को यूटिलाइज करता है थेराप्यूटिक अल्ट्रासाउंड। ठीक, अब जैसे ही ये नियर जोन से दूर जाती है उसको कहते हैं फ्राउनहोफर जोन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, फार जोन भी कहते हैं या फार फील्ड। ठीक, अब नियर जोन और फार जोन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, r², मतलब कि ये जो आपका ट्रांसड्यूसर हेड का रेडियस है, रेडियस स्क्वायर अपॉन वेवलेंथ। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका फ्रेस्नेल जोन कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक, तो नियर जोन आपको पता लग गया। अब जितना नियर जोन है उतना ही थेराप्यूटिकली हमारे लिए सिग्निफिकेंट है, क्योंकि उतने में ही इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। फार जोन में वेव्स बहुत ज़्यादा बिखर जाती हैं तो वो इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करती। ठीक है, इसीलिए क्लिनिकली सिग्निफिकेंट है ये चीज़, इसीलिए बताई गई है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम एटेन्यूएशन पे। एटेन्यूएशन इज व्हाट, अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर अब्जॉर्प्शन, जो कि हमने अभी पढ़ा, एंड स्कैटरिंग। अब्जॉर्प्शन हमने देख लिया, अब आते हैं स्कैटरिंग पे। स्कैटरिंग क्या होती है कि यहाँ तो अब्जॉर्ब हो रही थी, स्कैटर क्या होगा, यहाँ पे देखते हैं कि रिफ्लेक्शन एंड रेयरफैक्शन, मतलब कि इस पर टकराई वेव्स है ना, टकरा करके कुछ तो डायरेक्टली यहाँ से टकरा करके रिफ्लेक्ट हो गई, राइट, और कुछ रिफ्रैक्ट हो गई, मतलब कि अलग डायरेक्शन में चली गई। तो इसकी वजह से भी हमारा एनर्जी लॉस होता है, जो कि होता है ऑलमोस्ट 20 to 25% स्कैटरिंग की वजह से। तो स्कैटरिंग और अब्जॉर्प्शन को हम एटेन्यूएशन ऑफ अल्ट्रासाउंड कहते हैं। तो ये उसकी प्रॉपर्टीज हो गई। नेक्स्ट आ जाते हैं पैरामीटर्स पे। अल्ट्रासाउंड के पैरामीटर्स बहुत सारे होते हैं और उनको पढ़ना भी बहुत अच्छे से ज़रूरी है। पहली चीज़ आ जाती है पावर आउटपुट। पावर आउटपुट इज़ व्हाट, योर सोर्स ऑफ एनर्जी, जो हम प्लग इन करते हैं वो पावर आउटपुट हो गया, जिसको कि वॉट्स में कैलकुलेट करते हैं, राइट। नेक्स्ट इज इंटेंसिटी। अब इंटेंसिटी को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पावर आउटपुट पर यूनिट एरिया, मतलब कि पर यूनिट एरिया में से जितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसको इंटेंसिटी कहा जाता है। ठीक है, इसको हम रेगुलेट करते हैं। जनरली हम कितने से रखते हैं, 0.5 से 1.2 तक हम इसकी एनर्जी इंटेंसिटी रेगुलेट करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द पेन एंड कंडीशन। ठीक है, अब इंटेंसिटी के 3 टाइप्स हैं। ठीक है, ये सब टाइप्स हैं। पहली चीज़ क्या आ जाती है, मान लीजिए कि ये आपका हेड है, या रुक जाइए एक सेकेंड, इसको हम थोड़ा सा रब कर देंगे। ठीक है, ये हेड है। ठीक, अब क्या होगा, इसमें से रेगुलरली इंटेंसिटी या रेगुलर एनर्जी वेव्स नहीं निकलते,
तो क्या होता है कि इस एरिया से, या मान लीजिए इस एरिया से ज़्यादा निकल रहा है, कम निकल रहा है, बीच से ज़्यादा निकल रहा है। जनरली क्या होता है, बीच सेंट्रल पार्ट से ज़्यादा वेव्स निकलती हैं, फिर इधर से फिर से कम निकल रहा है। तो ये इस तरह की ऐसे कुछ इर्रेगुलर सी वेव बनाता है, ठीक है। अब क्या होगा कि जो इस वेव की या पूरे की पूरी ट्रांसड्यूसर हेड के एरिया में से जो एनर्जी निकल रही है उसकी एवरेज इंटेंसिटी होती है, उसको हम क्या कहते हैं, स्पेशियल एवरेज इंटेंसिटी, ठीक है। एवरेज इंटेंसिटी जो पूरी उसकी रहेगी उसको स्पेशियल एवरेज इंटेंसिटी कहा जाएगा। लेकिन जो सेंट्रल पार्ट में से सबसे ज़्यादा एनर्जी निकल रही होती है या सबसे ज़्यादा वेव प्रोड्यूस हो रही होती है, जहाँ पे आपकी ये वेव पीक पे बनेगी, जो पीक बनाती है, दिस इज योर स्पेशियल पीक इंटेंसिटी, ठीक है। तो हमारी अल्ट्रासाउंड आउटपुट की जो पीक वैल्यू रहती है वो होती है स्पेशियल पीक इंटेंसिटी, और टोटल आउटपुट का अगर हम एवरेज ले लें तो वो क्या होती है, स्पेशियल एवरेज इंटेंसिटी, ठीक है। ऐसे ही BNR मतलब कि बीम नॉन यूनिफॉर्मिटी रेशियो, एज द नेम सजेस्ट कि कितना नॉन यूनिफॉर्म है अक्रॉस द एरिया ऑफ ट्रांसड्यूसर हेड, हमारा पावर आउटपुट उसको कैलकुलेट करता है। मतलब कि हमारा जो ये पीक इंटेंसिटी और एवरेज इंटेंसिटी है, इनके रेशियो को हम क्या कहते हैं, BNR, ठीक है, बीम नॉन यूनिफॉर्मिटी रेशियो, ठीक है। अब आ जाते हैं हम किस पे, ड्यूटी साइकिल पे। ड्यूटी साइकिल क्या होता है, टोटल ट्रीटमेंट टाइम, मतलब कि मुझे कितना टाइम अल्ट्रासाउंड देना है। फॉर एग्जांपल मैं 5 मिनट के लिए अल्ट्रासाउंड दे रही हूँ, ठीक है, या लगा रही हूँ पेशेंट को। अब उसमें से ये मेरा टोटल ट्रीटमेंट टाइम था, ठीक है। इसमें से मेरी मशीन कितने टाइम के लिए ऑन थी, कितना % ऑफ टाइम के लिए ऑन थी, उसको हम क्या और कितने टाइम के लिए ऑफ थी, उसको हम क्या कहते हैं, ड्यूटी साइकिल। मतलब कि मान लीजिए कि 5 मिनट से मेरी मशीन सिर्फ 1 मिनट के लिए ऑन थी, ठीक है, तो कितने % का ड्यूटी साइकिल हुआ, 20% ड्यूटी साइकिल, ठीक है। मतलब कि 20% टाइम ऑफ टोटल टाइम इट वाज ऑन एंड 80% टाइम इट वाज ऑफ, ठीक है। तो ये होता है ड्यूटी साइकिल। आप ड्यूटी साइकिल भी सेट करते हैं, उसको अक्यूट या क्रॉनिक इंजरी के हिसाब से सेट किया जाता है कि कितना ज़्यादा वेव्स या कितना इंटेंसिटी आपको कितने टाइम के लिए देना है और कब रोकना है, ठीक है। कंटिन्यूअस मोड में देंगे या पल्स मोड में देंगे। मतलब कि आपको कंटिन्यूअस वेव्स देनी है, दैट इज कंटिन्यूअस इज व्हाट, कंटिन्यूअस मोड होता है 100% ड्यूटी साइकिल, ठीक है। मतलब कि 5 मिनट का ट्रीटमेंट टाइम है टोटल, और 5 मिनट लगातार वेव्स जो है देते रहे, ठीक। पल्स मोड में क्या होता है कि आइदर 10% टाइम का ड्यूटी साइकिल या 20%, 30%, जितना भी % आपको देना है तो आप पल्स में देंगे। अगर क्रॉनिक इंजरी है तो हम क्या करते हैं, कंटिन्यूअस मोड में देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर अक्यूट इंजरी है तो हम बहुत ज़्यादा वेव्स नहीं देते, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी भी नहीं देते और बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट टाइम भी नहीं रखते, तो हम क्या करते हैं, पल्स मोड में देते हैं। मतलब कि एक बर्स्ट में वेव्स निकली, ठीक है, इतने टाइम के लिए, फिर उसके बाद रुक गया थोड़ी देर के लिए, फिर उसके बाद वेव्स निकली, ठीक, फिर उसके बाद रुक गया थोड़े टाइम के लिए, और इस तरह से पूरा साइक्लिकली पल्स मोड में चलता रहता है, ठीक। नेक्स्ट आ जाते हैं हम फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कुछ इस तरीके से ये हमारी फ्रीक्वेंसी होती है। मतलब कि द साइकिल ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शंस पर यूनिट ऑफ टाइम इज आर फ्रीक्वेंसी। मतलब कि 1 यूनिट टाइम, या जैसे 1 मिनट मान लीजिए, 1 मिनट में आपकी कितनी साइकिल ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन पास हो रहे हैं ट्रांसड्यूसर हेड में से, उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जनरली थेराप्यूटिक अल्ट्रासाउंड 2 फ्रीक्वेंसीज पे सेट किया जाता है या 2 फ्रीक्वेंसीज में दिया जाता है, विच इज व्हाट, 1 मेगाहर्ट्ज एंड 3 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। अब ये चीज समझिए कि जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, उतना ही पेनिट्रेशन कम हो जाएगा, राइट। और क्योंकि ये देखिए इतनी सारी ये यहीं पे टकरा के बहुत सारी वेव्स है पास पास में, तो पास ही में टकरा करके पूरा ये अब्जॉर्ब और एटीन्यूएट हो जाएगी, ठीक। लेकिन जब फ्रीक्वेंसी हम कम रखते हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी कम रखते हैं, मतलब कि वेव लेंथ ज़्यादा होगी, तो ये क्या होगा, इस तरह से हमारी कुछ वेव दिखेगी, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि ये वेव्स साइकिल्स कम जा रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, दूर तक जा पाएगी। तो मतलब कि इसका सिग्निफिकेंस क्या हुआ कि 3 मेगाहर्ट्ज जब आप फ्रीक्वेंसी सेट करते हो तो डीपर नहीं जाता, सुपरफिशियली रहता है उसका इफेक्ट, ठीक है। जब आप 1 मेगाहर्ट्ज सेट करते हो तो क्या होता है, ज़्यादा डीपर होता है, वो ज़्यादा अंदर तक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट एंड लास्ट इज व्हाट योर इफेक्टिव रेडिएटिंग एरिया। मतलब कि हमारे हेड में से कितने एरिया में से
वेव्स निकल रही हैं। अब मान लो ये हमारा हेड है, तो पूरे एरिया में से वेव्स नहीं निकलती। क्या होता है जनरली, ये जो बीच का एरिया है, ठीक है, ये इफेक्टिव रेडिएटिंग एरिया होता है, इसको ERA भी बोलते हैं, ठीक है, इसमें से वेव्स निकलती हैं। जनरली ये जो साइड्स का एरिया है, इसमें से वेव्स नहीं निकलती, क्योंकि प्लेट उसके अंदर उतनी ही होती है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज पे हमारी वेव्स प्रोड्यूस नहीं होती, सेंट्रल एरिया पे होती है, जिसको कि हम उस एरिया को ERA भी बोलते हैं, इफेक्टिव रेडिएटिंग एरिया। अब प्रॉपर्टीज देखने के बाद कुछ चीज़ें आपको ऐसी बता देती हूँ जो कि याद रखने वाली हैं, ठीक है, या नोटिस करने वाली हैं, पर इम्पॉर्टेंट है। पहली चीज़ तो ये कि ये साउंड वेव्स है ना, अल्ट्रासाउंड साउंड वेव्स हैं। तो आपने नोटिस किया होगा कि साउंड वेव्स क्या होती हैं कि किसी भी हार्ड सरफेस पे जाके ज़्यादा अब्जॉर्ब होंगी, है ना। तो वैसे ही अल्ट्रासाउंड का भी सेम है कि किसी भी हार्ड सरफेस पे जाके ज़्यादा अब्जॉर्ब होता है। तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि ये जहाँ पर प्रोटीन स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा मिलेगा, वहाँ पर सबसे ज़्यादा अब्जॉर्प्शन होती है अल्ट्रासाउंड वेव्स की, ठीक है। अब हमारी बॉडी में प्रोटीन स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, या सबसे डेंस मटेरियल कहाँ है, सबसे डेंस होती है हमारी बोन्स, ठीक है। तो वैसे ही अल्ट्रासाउंड का अब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा होता है हमारी बोन्स में। अब कोई लिक्विड चीज़ है, उसमें वाटर में या किसी भी लिक्विड में अल्ट्रासाउंड का अब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, ठीक है, ट्रैवल कर जाती है उसमें से बहुत हद तक, बहुत कम अब्जॉर्ब हो जाती है, या रिफ्रैक्ट करेगी या रिट्रैक्ट करेगी, ठीक है। तो इसीलिए ब्लड में सबसे कम होता है अल्ट्रासाउंड का अब्जॉर्प्शन, ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा। बोन में अल्ट्रासाउंड का अब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा होगा और ब्लड में सबसे कम होगा। ये चीज़ बार बार स्ट्रेस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आपको एंट्रेंस एग्जाम्स में देखने को मिलता है। अगर आप PP मोहंती उठा के पढ़ लें, सूरज कुमार उठा के पढ़ लें, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम्स की MCQ क्वेश्चंस की बुक पढ़ें, तो आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा किसी ना किसी फॉर्म में। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। अगर सीक्वेंसिंग में कोई क्वेश्चन आता है या किसी भी तरीके से, तो ये फैक्ट याद रखिएगा कि जहाँ पर भी, जिस भी टिश्यू में, जिस स्ट्रक्चर में प्रोटीन अमाउंट सबसे ज़्यादा होगा उसमें सबसे ज़्यादा अब्जॉर्प्शन होगी, जिसमें सबसे कम होगा उसमें सबसे कम अब्जॉर्प्शन होगी, ठीक है। अब क्योंकि बोन में सबसे ज़्यादा अब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। अब कैसी वेव्स हैं, हमने देखा कि ये इस तरह की स्टैंडिंग वेव्स फॉर्म होती हैं, है ना, ये कंप्रेशन और रेयरफैक्शन में ट्रेवल करती हैं। अब जब बोन में जाकर के अब्जॉर्ब हो रही हैं तो क्या होगा कि हार्ड टिश्यू पे जाके अब्जॉर्ब हो रही हैं, तो शेयर वेव्स, मतलब कि शेयर वेव्स क्या होती हैं, जो कि डैमेज करती हैं, जो वेव्स डैमेज करती हैं आपके टिश्यू को, तो शेयर वेव्स प्रोड्यूस करेंगी। और शेयर वेव्स प्रोड्यूस होने की वजह से क्या होगा, पेरियोस्टियल पेन। इसीलिए आपने सुना होगा कि हम हमेशा बोलते हैं कभी भी बोनी स्ट्रक्चर, कहीं पे प्रोमिनेंट बोन है तो उस एरिया में हम अल्ट्रासाउंड नहीं लगाते, उसके अराउंड लगा सकते हैं बट उसके ऊपर डायरेक्ट नहीं लगाया जाता। इसीलिए नहीं लगाया जाता, क्यों, क्योंकि शेयर वेव्स फॉर्म होंगी और उसकी वजह से पेरियोस्टियल बोनी पेन प्रोड्यूस हो सकता है। तो मतलब आप जहाँ पर पेशेंट को हील करने जा रहे हो, उसका पेन कम करने जा रहे हो, ठीक करने जा रहे हो, क्या हो जाएगा, उल्टा उसका पेन बढ़ जाएगा, आप एक नए दर्द के साथ भेज दोगे पेशेंट को, ठीक। अब ये तो पहली चीज़ थी याद रखने वाली। दूसरी चीज़ क्या है कि अब मान लीजिए हमने एक ही जगह पे अल्ट्रासाउंड का ट्रांसड्यूसर हेड रखा हुआ है, ये वेव्स फॉर्म हो रही हैं, है ना। अब क्या होगा, ये स्टैंडिंग वेव्स कहाँ तक ट्रैवल करेंगी, रुक जाएंगी कुछ। अब एक ही जगह पर रखे रखे वो जो वेव्स बच जा रही हैं, जो अब्जॉर्ब नहीं हो पा रही, ट्रैवल नहीं हो पा रही, जो वापस से रिफ्रैक्ट कर रही है, वो स्टैंडिंग वेव्स फॉर्म करेंगी। स्टैंडिंग वेव्स जो वहीं पर स्टैटिकली रेस्ट कर जा रही हैं, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, आपको अनस्टेबल कैविटेशन होगा। अभी हम देखेंगे कैविटेशन क्या होता है, जिससे कि हमारी बॉडी में और ज़्यादा पेन बढ़ता है, या जिस एरिया में आप लगा रहे हैं उस एरिया में और ज़्यादा पेन बढ़ता है, ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं, हमेशा ट्रांसड्यूसर हेड को स्लोली एंड सर्कुलरली मूव करते रहते हैं ताकि स्टैंडिंग वेव्स फॉर्म ना हो, ठीक है, शेयर वेव ना बने, जिससे कि डैमेज होगा हमारी बोन्स में या बॉडी टिश्यूज़ में। और नियर फील्ड, मतलब कि जो पास जिस वाला फील्ड वेव्स का, जिसको कि हम यूटिलाइज करते हैं थेरेप्यूटिक इफेक्ट के लिए, उसकी इरेगुलरिटीज़ को हम कम कर सकें, ठीक है। तो ये तो चीज़ें हो गई याद रखने वाली। अब आ जाते हैं हम फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स पे। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स अल्ट्रासाउंड के दो तरह के होते हैं, एक थर्मल, एक नॉन थर्मल। थर्मल मतलब कि हीटिंग इफेक्ट, और नॉन थर्मल मतलब कि फिजिकल इफेक्ट, या जिसमें हीट प्रोड्यूस नहीं, उसके अलावा, ठीक है। थर्मल इफेक्ट में क्या होता है या उसकी वजह से क्या होता है, पहली चीज़ तो हीटिंग प्रोड्यूस होती है टिश्यू स्ट्रक्चर्स की, ठीक है। हीटिंग कैसे प्रोड्यूस होती है, हमने देखा था कि काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होती है हीट एनर्जी में, है ना, इस तरह का उसका प्रोडक्शन था।
तो वैसे ही काइनेटिक एनर्जी हमारी बॉडी टिश्यूज में जाते ही हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, तो हीटिंग प्रोड्यूस होगी अंदर, ठीक। लेकिन आप हेड को टच करेंगे तो आपको कुछ गर्म फील नहीं कर होगा। क्यों? क्योंकि हेड हीट अप नहीं हो रहा है। जब वेव्स आपकी टिश्यूज से टकरा रही हैं तो टिश्यूज के अंदर हीटिंग प्रोड्यूस हो रही है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो कभी भी पेशेंट आपसे पूछता है कि हमें कुछ फील नहीं हो रहा है ना, या वो हेड तो गर्म नहीं लग रहा है, तो ये हीटिंग मोडालिटी कैसे है? क्योंकि बॉडी के अंदर हीटिंग प्रोड्यूस कर रही है, हेड हीट अप नहीं होता है, ठीक है। तो वो आपको मैकेनिज्म या किसी तरह से उसको समझाना पड़ेगा पेशेंट को। नेक्स्ट आ जाता है पेन को कम करता है, ठीक। मसल स्पाज्म को कम करेगा, क्योंकि वहाँ पर हीलिंग होगी, हीटिंग होगी, तो हीटिंग की वजह से मसल स्पाज्म कम होगा, इलास्टिसिटी बढ़ेगी, पेन कम होगा और हीलिंग भी बढ़ेगी। हीलिंग किस वजह से बढ़ेगी अभी बताते हैं। नॉन थर्मल इफेक्ट पे आ जाते हैं पहले, ठीक है। नॉन थर्मल इफेक्ट में सबसे पहली चीज़ और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कैविटेशन, ठीक है। ये यूनिक है अल्ट्रासाउंड के लिए। कैविटेशन अल्ट्रासाउंड में देखने को मिलता है। अब ये क्या होता है, दो तरह का होता है, एक तो स्टेबल कैविटेशन और एक अनस्टेबल कैविटेशन। क्या होता है कि जब आप वेव्स को टिश्यूज में डाल रहे हैं या प्रोड्यूस करवा रहे हैं या ट्रैवल करवा रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपकी बॉडी टिश्यूज में या फ्लूइड में छोटे छोटे से ऐसे बबल्स बनने लगते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं कैविटेशन, कैविटी फॉर्मेशन, दैट इज कैविटेशन। अब ये छोटे छोटे बबल्स क्या होते हैं, अकूस्टिक स्ट्रीमिंग आपने देखा होगा। नेक्स्ट चीज़ ये आ जाती है, अकूस्टिक स्ट्रीमिंग में क्या होता है कि आपने देखा होगा कि आप किसी फ्लैट सरफेस पे अगर रेत डाल के रख दें, ठीक है, और उसके ऊपर से, उसके ऊपर या उसके अंदर से साउंड वेव्स को पास करवाएं, तो वो वेव्स, वो रेत एक फ्लो में या एक पैटर्न में कन्वर्ट हो जाती है ना, या रेस्ट कर जाती है। तो वो होता है अकूस्टिक स्ट्रीमिंग। मतलब साउंड वेव्स की वजह से आपके सेल का, आपके स्ट्रक्चर्स का, एटम्स का एक सर्टेन पैटर्न में या एक सर्टेन मोशन में मूव होना, उसको अकूस्टिक स्ट्रीमिंग कहते हैं, ठीक। अब ये जो बबल्स हैं ये अकूस्टिक स्ट्रीमिंग की वजह से ये फॉर्म हुए, ठीक है। कैविटेशन हुआ, बबल्स फॉर्म हुए और ये फ्लो करते हैं एक डायरेक्शन में, अकूस्टिक स्ट्रीमिंग होती है, स्ट्रीम करते हैं, ठीक है। जब तक ये नॉर्मल बबल्स फॉर्म हो रहे हैं, माइक्रो मसाज इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, स्ट्रीम कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, नॉर्मल फ्लो हो रहा है हमारे ब्लड का या फ्लूइड का, वो अच्छी चीज़ है। क्यों? क्योंकि वो वेस्ट प्रोडक्ट्स को निकालेगा उस एरिया से, ठीक है, पेनफुल एरिया से वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करेगा। अकूस्टिक स्ट्रीमिंग अच्छी चीज़ है। कैविटेशन स्टेबल अगर हो तो अच्छी चीज़ है, ठीक। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपने अल्ट्रासाउंड के ट्रांसड्यूसर हेड को बहुत देर तक एक ही जगह पे रखा, मूव नहीं किया, या किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है, तो ये बबल्स क्या हो सकते हैं, हीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से ये बबल्स बर्स्ट हो सकते हैं, विच इज़ नोन एज अनस्टेबल कैविटेशन। अब जब ये बबल्स बर्स्ट होंगे तो मतलब क्या हो रहा है, आपके बॉडी में सेल डैमेज हो रहा है, हीट की वजह से वो बर्स्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा, पेन ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसीलिए इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ट्रांसड्यूसर हेड को नॉर्मली घुमाते रहिए, ठीक है, मूव करते रहिए। दूसरी चीज़, इंटेंसिटी ज़्यादा नहीं बढ़ानी है, बहुत ज़्यादा देर तक और बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी पर नहीं करना है अल्ट्रासाउंड, ठीक। जितना पेशेंट को बियरेबल हो, कंडीशन के हिसाब से हमेशा इंटेंसिटी सेट करिएगा। अक्यूट है, क्रॉनिक है, ये सारी चीज़ें देख करके, असेसमेंट ले करके फिर इंटेंसिटी डिसाइड करी जाती है, ठीक। तो ये तो हो गया कैविटेशन एंड अकूस्टिक स्ट्रीमिंग, ठीक है। अकूस्टिक स्ट्रीमिंग की ही वजह से क्या होता है, माइक्रो मसाज, क्योंकि ये बबल्स जो हैं एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, तो फ्लो करते करते अगर आपने देखा है कि बबल्स फ्लो कर रहे हैं, बाकी आपके सरफेस पे टच कर रहे हैं, तो हल्का हल्का मसाजिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है ना। उसी तरह से माइक्रो मसाज इफेक्ट प्रोड्यूस होता है टिश्यूज़ के अंदर, किस वजह से, यही बबल्स के ट्रैवल करने की वजह से, अकूस्टिक स्ट्रीमिंग की वजह से, ठीक। लेकिन अगर यहीं पर हम क्या करें, ये स्टैंडिंग वेव्स फॉर्म हो जाएं, ठीक है, तो क्या होगा, डैमेज होना चालू हो जाएगा, ठीक, पेन होना चालू हो जाएगा। तो ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि स्टैंडिंग वेव्स, शेयर वेव्स फॉर्म ना हो, ठीक है। तो कभी भी एक स्टैटिकली ट्रांसड्यूसर हेड को रख करके अगर आप सोचें कि हाँ मैं ये पर्टिकुलर पॉइंट पे पेन है और मैं क्या करूँ, इसी जगह पे हेड को रखूँ, उसको मूव नहीं करूँ, तो थोड़ी देर में मैं उसको बंद कर दूंगा और फिर क्या होगा, वो पेन एकदम से ठीक हो जाएगा मैजिकली, ज़्यादा वेव्स चली जाएंगी। तो ऐसा नहीं होता है और ऐसा कभी करिएगा भी मत, ठीक है। लोकली एक जगह पे प्लेस करके नहीं रखते हैं अल्ट्रासाउंड, उसको मूव करते रहिए उस एरिया में, चाहे 8 मैनर में कर सकते हैं, इन्फिनिटी के मैनर में, सर्कुलेशन मैनर में कर सकते हैं, जिगजैग मैनर में कर सकते हैं, किसी भी तरीके से करिए, बट उसको एक यूनिफॉर्म मैनर में सर्कुलेट करते रहिए, मूव करते रहिए, ठीक है, ताकि स्टैंडिंग वेव्स ना बने और पेशेंट को और ज़्यादा पेन देके नहीं भेजें आप। इसीलिए ये चीज़ बार बार बता रही हूँ,
तो अब हम अल्ट्रासाउंड के बारे में मेजॉरिटी ऑफ द चीज़ें जान चुके हैं। वाई ऐसे मेजॉरिटी एंड नॉट ऑल? पहली बात तो सारी चीज़ें किसी को भी नहीं पता होती, और दूसरी चीज़ कि अभी हमने प्रैक्टिकली नहीं देखा है, अभी हमने सिर्फ थ्योरी पढ़ी है। तो अभी आपने सिर्फ पढ़ा है, अभी आपने देखा नहीं है कि एक्चुअल में अप्लाई कैसे करते हैं, वो हम अभी आगे देखेंगे। थोड़ी सी चीज़ जो रहती है वो ये है कि यूजेस क्या है और कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है। ठीक है, तो यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं? अल्सरेशन में, वूंड्स में यूज़ कर सकते हो, पेन कम करने के लिए यूज़ कर सकते हो। ठीक है, कहीं पे भी इंजरी है तो हीलिंग प्रमोट करने के लिए यूज़ कर सकते हो। फिर अगर स्कार टिश्यू है तो उसके मोबिलाइजेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि बोन के ऊपर डायरेक्टली प्लेस नहीं करना है। अगर वूंड है तो वूंड के ऊपर डायरेक्टली प्लेस नहीं करना है। अल्सर के ऊपर डायरेक्टली हम प्लेस नहीं करते हैं, उसके अराउंड करते हैं। ठीक है, तो बस इतना याद रखना। तो ये इसके यूजेस हो गए। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है कॉन्ट्राइंडिकेशंस, कब कब नहीं करना है। तो अगर मैलिग्नेंसी है, ट्यूमर्स है तो नहीं करेंगे। प्रेग्नेंट यूट्रस के ऊपर नहीं करते हैं, बेबी को हार्म हो सकता है। ठीक है, एपिफाइजियल प्लेट्स के ऊपर नहीं कर सकते हैं, ग्रोथ प्लेट्स भी बोलते हैं, ग्रोथ प्लेट्स के ऊपर नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे की ग्रोथ हैम्पर हो सकती है। ठीक है, इन्फेक्टिव डिजीज़ है अगर, तो उसमें नहीं करेंगे क्योंकि सिस्टमिक इन्फेक्टिव डिजीज़ बढ़ सकता है, पूरे सिस्टम पे फैल जाएगा। अगर लोकलाइज्ड है तो पूरा फैल जाएगा। ठीक है, टीबी में बिल्कुल नहीं करते क्योंकि बोन टीबी भी हो सकता है, या वो टीबी और जगह पर फैल भी सकता है। राइट, वैस्कुलर प्रॉब्लम्स अगर हैं, मतलब कि कहीं पे नेक्रोसिस है, इस्कीमिया है, या हेमरेज है, या हीमेटोमा है, तो आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। वो हीमेटोमा निकल करके, या एथेरोस्क्लेरोसिस भी, तो वो हीमेटोमा निकल करके क्या होगा, कहीं पे जाके ऑक्यूल्यूड हो जाएगा और फिर वहाँ की ब्लड सप्लाई रुक जाएगी। ठीक है, तो इस केसेस में बिल्कुल नहीं करना है। अगर रीसेंट रेडिएशन हुआ है, मतलब रीसेंट रेडियोथेरेपी हुई है किसी भी तरीके से, तो उस टाइम पर नहीं करेंगे। इम्प्लांट के अराउंड या उसके ऊपर नहीं करेंगे। बाकी एरियाज में कर सकते हो, बट जिस एरिया में इम्प्लांट है उस एरिया में नहीं करोगे। ठीक है, एनेस्थेटिक एरिया या सेंसेशन नहीं है अगर किसी एरिया में, या आपको इम्पेयर्ड सेंसेशन लग रहा है कि हाँ इस एरिया में सेंसेशन कम है, तो उस एरिया में आप नहीं करेंगे। ठीक है, लास्टली डेंजर्स ऑफ अल्ट्रासाउंड, बहुत कम डेंजर्स हैं इसके। बर्न्स हो सकते हैं क्योंकि हमने क्या बताया कि आपको ट्रांसड्यूसर हेड गर्म नहीं पता लगता है, बॉडी के अंदर हीटिंग प्रोड्यूस होती है ना, तो इंटरनल बर्न्स हो सकते हैं। तो इंटेंसिटी इसीलिए बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाना है कि हाँ कुछ फील नहीं हो रहा, कुछ फील नहीं हो रहा करके बहुत ज़्यादा बढ़ा दी और फिर वो सीधे टिश्यू बर्न हो गया, है ना। टिश्यू डैमेज, वही बर्न की वजह से टिश्यू डैमेज हो सकता है, अंदर पेरियोस्टियल पेन हो सकता है अगर आप बोन के ऊपर कर दें तो। ब्लड सेल स्टेसिस, मतलब कि अगर आप बहुत ज़्यादा अल्ट्रासाउंड करते हैं तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, हमारी ब्लड सेल की प्रोडक्शन भी हैम्पर हो सकती है। तो इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर नहीं किया जाता है। ठीक है, ये हो गई अल्ट्रासाउंड का थ्योरी पार्ट। अब हम मूव ऑन करेंगे अल्ट्रासाउंड के प्रैक्टिकल पार्ट पे। चलिए गाइस, तो अब हम चलते हैं अपने अल्ट्रासाउंड के प्रैक्टिकल की तरफ। ठीक है, ये हमारा मेन पावर इनपुट है जो कि हमारा मेन पावर सोर्स से कनेक्टेड रहेगा। ठीक है, ये हमारी मशीन है जिससे कि हम सारे के सारे पैरामीटर्स अल्ट्रासाउंड के इनको कंट्रोल करते हैं। ओके, और ये हमारा ट्रांसड्यूसर हेड है, ये हमारी कोएक्सियल केबल है जिसके बारे में हमने पढ़ा था। ट्रांसड्यूसर हेड को ही इन स्किन कॉन्टैक्ट हम लोग सर्कुलेट करते हैं या अप्लाई करते हैं अल्ट्रासाउंड। जैसे कि आप देख रहे हैं ये 1 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी के लिए है, इसी तरह से 3 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी भी अप्लाई होती है, ये डीपर पेनिट्रेशन के लिए है। ठीक है, ये हमारी सिंगल यूनिट मशीन है। इसी तरीके से कॉम्बिनेशन यूनिट मशीन भी आती हैं, जैसे कि टेंस प्लस अल्ट्रासाउंड या EMS प्लस अल्ट्रासाउंड, कॉम्बिनेशन मशीन्स आती हैं। ठीक है, तो ये तो हमने मशीन के बारे में जाना। अब ज़रा सा हम इसको ऑपरेट करके देखते हैं। राइट, तो हमने क्या किया, मेन पावर सोर्स हमारा ऑन है, अब हम इसको मशीन को ऑन करेंगे। अब आप जैसे कि इसमें देख सकते हैं, इसमें आपका टाइमर या सारी की सारी आउटपुट पैरामीटर सब अवेलेबल है। ठीक, आप आइदर अपनी मशीन को कंटिन्यूअस पे चला सकते हैं, मतलब कि हमारा ट्रीटमेंट टाइम या ड्यूटी साइकिल कितना रहेगा, कंटिन्यूअस में ड्यूटी साइकिल कितना रहेगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में नीचे बताइएगा आंसर में। पल्स में चला सकते हैं। ठीक है, पल्स के अलग अलग मोड हैं, तो आइदर आप कंटिन्यूअस में चला सकते हैं, मतलब कि कंटिन्यूअस में कब चलाएंगे, जब हमारी क्रॉनिक इंजरी है। एक्यूट में कब चलाएंगे या पल्स में कब चलाएंगे, जब अक्यूट इंजरी है। ठीक है, ये इंटेंसिटी को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने के लिए है, ये स्टार्ट करने के लिए और बीच में ट्रीटमेंट स्टॉप करने के लिए है। अगर आपको प्री सिस्टमाइज्ड या प्री मीडिएटेड प्रोग्राम्स चाहिए तो प्रोग्राम्स के लिए भी है, ट्रीटमेंट टाइम इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने के लिए। ये सारे हमारे पैरामीटर्स हो गए। ठीक है, ये तो मशीन के बारे में हुआ। अब अगर हमको अपनी अल्ट्रासाउंड, क्योंकि फील तो होती नहीं है कुछ भी, इसमें आपको कुछ हीट फील नहीं होगा, कुछ भी फील नहीं होगा, साउंड नहीं आएगा, तो अगर आपसे पेशेंट पूछे कि आप कैसे बताएंगे कि ये काम भी कर रहा है कि नहीं, पेशेंट बोलेगा हमें तो कुछ फील ही नहीं हो रहा,
ये काम ही नहीं कर रहे, आपकी मशीन बेकार है, तो आप पेशेंट को कैसे यकीन दिलाएंगे कि हमारी मशीन सही से काम कर रही है। ठीक है, तो इस केस में आप क्या करते हैं, मैंने यहाँ पे एक बीकर ऑफ वाटर लेके रखा है, हम क्या करेंगे इस पर थोड़ा सा ऐसे पानी स्प्रिंकल करेंगे। ठीक है, अब मैं अपनी इंटेंसिटी इंक्रीज़ करूँगी। ठीक, और मैं क्या करूँगी, मशीन को स्टार्ट करूँगी। ये देखिए ये क्या हो रहा है, वेव्स निकल रही हैं, इसलिए हमारा वाटर वाइब्रेट हो रहा है। ठीक है, अब हम स्टॉप कर देंगे। तो इस तरह से मशीन की टेस्टिंग करके आप पेशेंट को बता सकते हैं कि हमारी मशीन सही से काम कर रही है, और इसी तरह से आपकी बॉडी के अंदर जा कर के ये वाइब्रेशंस के थ्रू आपको हील करेगी, या आपकी इंजरी को हील करेगी। तो इस तरह से आप पेशेंट को कॉन्फिडेंस में ले सकते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी अल्ट्रासाउंड की टेस्टिंग। सिर्फ पेशेंट कॉन्फिडेंस के लिए नहीं, आप खुद भी आपकी मशीन सही से काम कर रही है या नहीं कर रही, कितना वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी निकल रहा है, उस हिसाब से भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ 0.5 इंटेंसिटी पे था, इसी तरीके से हम इसको और इंक्रीज़ कर सकते हैं। चलिए अब पेशेंट पे कैसे अप्लाई करेंगे हम इसके बारे में जानते हैं। ये होती है एक्वासोनिक जेल। ये अलग अलग वैरायटी की, अलग अलग टाइप्स की आती है। क्यों? क्योंकि अगर आप अल्ट्रासाउंड की ट्रैवलिंग को चेक करें तो वो एयर में ट्रैवल नहीं करती। ठीक है, बहुत कम ट्रैवल कर पाती है, पानी के अंदर ट्रैवल करेगी, और स्किन के साथ भी, स्किन में पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा अच्छे से हो और आप उसको सर्कुलेट इजीली कर पाएँ, तो हम अल्ट्रासोनिक जेल का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, थोड़ा सा जेल स्मीयर करेंगे। बैक ऑफ द हैंड पे हम लगाते नहीं हैं, ठीक है, बोनी एरियाज़ में, लेकिन मैं बस आपको एज एन एग्जांपल बता रही हूँ कि किस तरह से आप अप्लाई करते हैं। ठीक है, मैंने जेल को स्मीयर किया, फिर उसके बाद इसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर लिया। ठीक है, अच्छे से। अब मैं क्या करूँगी, इंटेंसिटी इंक्रीज़ करी मैंने। इंटेंसिटी कितना रख सकते हैं हम, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन योर कंडीशन। जितना अक्यूट कंडीशन है उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी कम रहेगी, जितना क्रॉनिक कंडीशन है और लार्जर एरिया है उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी ज़्यादा रहेगी। ठीक है, तो अभी मैं 0.8 पर रख रही हूँ इंटेंसिटी। ओके, और हम क्या कर रहे हैं, पहले कांटेक्ट में लेके आएंगे। ठीक है, और फिर इसको स्टार्ट करेंगे। कांटेक्ट में लाके क्यों स्टार्ट किया हमने, क्योंकि अगर आप एयर में उसको स्टार्ट करोगे तो क्या होता है, बैक फायरिंग होती है वाइब्रेशंस की। ठीक है, क्योंकि ट्रांसमिट नहीं हो पाती एयर में, तो आपकी वाइब्रेशंस वापस से क्वार्ट्ज क्रिस्टल में जाती हैं, जिसकी वजह से हमारा क्वार्ट्ज क्रिस्टल बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। इसीलिए बिना स्किन कांटेक्ट के, बिना ट्रांसड्यूसर हेड को कांटेक्ट में लाए हुए आप मशीन चालू नहीं करेंगे। ठीक है, और बीच में ऐसे उठाना भी नहीं है मशीन को। ओके, तो अब आप क्या करेंगे, ऐसे जेंटली, धीरे धीरे, स्लो एंड कंसेंट्रिक सर्कल्स में अप्लाई करेंगे अल्ट्रासाउंड को। ठीक है, ये तो हमने कंसेंट्रिक सर्कल्स में देख लिया। ऐसे ही ये जिगजैग मैनर में कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि यूनिफॉर्म होना चाहिए। आप जो पैटर्न फॉलो कर रहे हैं वो पैटर्न आप कंटिन्यूसली फॉलो करते रहेंगे। जिगजैग मैनर में कर सकते हैं, ये ट्रांसवर्स सीधे ऐसे मैनर में कर सकते हैं। ठीक है, इन्फिनिटी या फिगर ऑफ 8 मैनर में कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अल्ट्रासाउंड को अप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर पेन बहुत ज़्यादा है पेशेंट को तो आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके साथ साथ जेल के साथ आप कोई डिक्लोफेनाक या एसिक्लोफेनाक जेल, या जो पेन किलर जेल, मूव स्प्रे, इस तरह का कुछ आता है या ऑयल आता है, उसको साथ में थोड़ा सा लगाइए और फिर उसको स्प्रेड करके साथ में अल्ट्रासोनिक जेल के साथ लगा सकते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा, आपको पेन रिलीफ और ज़्यादा जल्दी मिलेगा। अब आपने अप्लाई कर लिया, अब क्या देखेंगे हम, क्लीनिंग ऑफ एपैरेटस एंड पेशेंट मैनेजमेंट। ठीक है, जैसे ही आपने अल्ट्रासाउंड हटाया बंद करके, आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो पेशेंट की स्किन वाइप करेंगे। ठीक है, आपने पेशेंट को क्लीन कर दिया। ठीक, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, आपका अल्ट्रासोनिक हेड जो है, ट्रांसड्यूसर हेड को क्लीन करेंगे, आइदर कॉटन से या फिर किसी भी वेट वाइप से या नैपकिन से। क्लीन कर दिया, अब आप अपनी मशीन को डिसमेंटल करके इजीली रख सकते हैं। तो ये तो हो गया कि हम प्रैक्टिकली अल्ट्रासाउंड को कैसे अप्लाई करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जैसे अगर मैं बैक ऑफ द हैंड पे कर रही थी, तो पहली चीज़ तो ये वॉच उतरवाएंगे आप पेशेंट से। ठीक है, ये बीच में नहीं आना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए कोई भी बोनी प्रोमिनेंस है, ठीक है, तो उस तक आपका ट्रांसड्यूसर हेड नहीं जाना चाहिए। आप सिर्फ मस्कुलर एरिया या सॉफ्ट टिश्यू एरिया में ही अल्ट्रासाउंड के हेड को रोटेट करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं।
अगर आपको इसके बारे में कुछ भी डाउट्स या क्वेरीज़ हैं, कुछ आपको समझ नहीं आया या कुछ और पढ़ना है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं।